नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ना, जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पहले यहाँ पर नहीं था। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था जो कि मेडागास्कर के पास से टूटकर अलग हुआ था। ये धीरे धीरे गति करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ा और आकर यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। तो आपको पता है जब दो चीज़ें टक्कर करती हैं तो सामने वाली जो जगह होती है वो निचली हो जाती है। आपने देखा होगा जब दो ट्रक आपस में टक्कर करते हैं तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो कुचर कर निचला हो जाता है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराई तो जहाँ पर ये टक्कर हुई वहाँ पर निचला क्षेत्र बन गया। बाद में क्या हुआ कि हिमालय की तरफ से आने वाली नदियों ने और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आने वाली नदियों ने इस निचले भाग में अवसाद जमा कर दिया। अवसाद जमा हो जाने के कारण यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया जिसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है मुख्यतः गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के अवसादों से हुआ है, जिस कारण से इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अगर इसके अवस्थिति की बात करें तो आपको पता है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह स्थित है। क्योंकि आपको पता है जब प्रायद्वीपीय भारत आकर टकराया था यूरेशियाई प्लेट से तो बीच में जो टेथिस सागर था वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था। तो मलबा में दबाव पड़ने के कारण वो जो मलबा था वो ऊपर की तरफ उठने लगा और बाद में वह हिमालय पर्वत के रूप में सामने आया। और जो पिछला हिस्सा था वो प्रायद्वीपीय पठार ही था। तो दोनों के टक्कर वाला जो स्थान था वो निचला हो गया था। तो वहाँ पर बाद में नदियों ने अवसाद पाट दिया और मैदान का निर्माण हो गया। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है। यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसके आकार की बात करें तो यह देखने में धनुषाकार दिखता है, मतलब धनुष के आकार का यह दिखाई देता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा तथा समुद्र तल से 50 से लेकर 150 मीटर तक ऊंचा है। यह एक समतल मैदान है जिसमें आपको उच्चावच बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिले और एकाएक आपको कहीं बहुत ज़्यादा निचला क्षेत्र देखने को मिले। मतलब इसमें उच्चावच बहुत कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस मैदान में जो जल पूर्ति है वो पर्याप्त बनी रहती है, जिस कारण से यह जो है कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के विभाजन के बारे में। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक लक्षणों या फिर भौतिक संरचना के आधार पर, जिसमें 5 भाग हैं। पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर और पांचवा है डेल्टा। और दूसरा जो विभाजन है वो किया जा सकता है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में पहला आता है राजस्थान का मैदान, दूसरा आता है पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा आता है गंगा का मैदान जिसमें उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान आता है। और जो लास्ट बचता है चौथा वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक लक्षणों या फिर भौतिक संरचना के आधार पर विभाजन की। तो इसमें सबसे पहला है भावर। जो भावर है इसका निर्माण गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। गिरिपदीय का मतलब क्या होता है? गिरि मतलब होता है पर्वत और पदीय मतलब होता है पद। पद मतलब पैर, यानी पर्वत के पैर के पास। तो जो भावर होता है इसका निर्माण पर्वत के पैर के पास मतलब गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। पर्वत से जो उतरने वाली नदियां होती हैं उनमें वेग, परिवहन क्षमता तथा जो अपर्दन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है।
जिस कारण से वो बहुत सारा मलबा अपने साथ में लाती हैं। मतलब जो पर्वत से नदियाँ नीचे उतरती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ऊंचाई से नीचे उतरेंगी तो उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो उनकी परिवहन क्षमता भी ज़्यादा होगी और अपर्दन भी वो ज़्यादा करती हुई चलेंगी, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा मलबा पर्वत के ऊपर से लेकर आती हैं। और जैसे ही वह गिरिपद के पास अचानक कम ढाल में पहुंचती हैं तो जो नदियां होती हैं वो अपने साथ लाए हुए मलबे को वहीं पर जमा कर देती हैं। जैसे कि बड़े बड़े पत्थर हो गए, बड़ी बड़ी बजरी हो गई, बड़े बड़े कंकड़ हो गए, तो जिनको वो ऊपर से लेकर आती हैं तो जैसे ही वो निचले भाग में पहुंचती हैं, ढाल कम हो जाने के कारण वो वहीं पर जमा कर देती हैं, और जमा हुए अवसादी क्षेत्र को ही भावर कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो नदियाँ जब ऊपर से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारा बड़े बड़े मलबे लेकर आती हैं, तो जहाँ पर वो मलबा इकट्ठा कर देती हैं नीचे ढाल कम होते ही, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बोला जाता है भावर। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भावर होता है वो अत्यधिक पारगम्य क्षेत्र होता है। पारगम्य का मतलब ये है कि आसानी से जो पानी है वो नीचे से पार हो जाता है और ऊपर दिखाई नहीं देता। मैंने आपको बताया था कि नदियों द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी लाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जगह ज़्यादा होती होगी, इस कारण से जो पानी है वो आसानी से पार हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना, वो गायब हो जाती हैं और बाद में यानी भावर क्षेत्र के बाद यह कई सरिताओं के रूप में निकलती हैं और तराई का निर्माण करती हैं। जो भावर है ये सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। और मैं आपको बता दूं कि कंकड़ीला और पत्थर होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जाहिर सी बात है कृषि कार्य यहाँ पर आसानी से नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा भावर के संबंध में कि जो भावर है इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें भावर के संबंध में याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तराई की। तो मैंने आपको बताया था कि भावर को पार करके जब नदियां आगे निकलती हैं तो वह कई धाराओं में बट जाती हैं। इस कारण से जो आगे वाला क्षेत्र होता है वो काफ़ी नमी युक्त व दलदली बना रहता है, और इसी नमी युक्त व दलदली क्षेत्र को ही तराई कहते हैं। जो तराई क्षेत्र है ये पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक चौड़ा है, 10 से 20 किलोमीटर तक, क्योंकि जो पूर्व वाला भाग है ना यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और ढाल कम होने के कारण यहाँ पर क्या है कि अधिक नमी युक्त क्षेत्र फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो तराई क्षेत्र है वो अधिक चौड़ा है। साथ ही साथ जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर वनों को साफ करके कृषि की जा सकती है। चावल, गन्ना, ज्वार आदि के लिए जो यह क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और याद रखिएगा कि जो तराई क्षेत्र है ये बारीक कंकड़, पत्थर व चिकनी मिट्टी से बना होता है, और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव की अधिकता पाई जाती है। मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो तराई के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांगर और खादर की। तो बांगर और खादर को समझने से पहले आपको जलोढ़ मैदान के बारे में समझना पड़ेगा। तो सीधा सा समझिए कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो बने हुए मैदान होते हैं उनको जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जो जलोढ़ मैदान होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नया जलोढ़ और दूसरा होता है पुराना जलोढ़। जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर बोलते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बांगर की। तो बांगर पुराना जलोढ़ मैदान का वह क्षेत्र होता है जहां बहुत वर्षों पहले नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचा करता था, तथा धीरे धीरे नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाई गई मिट्टी से वह क्षेत्र पाट कर ऊंचा कर दिया गया, और अब सामान्यतः बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इन्हीं मिट्टी से बने हुए उस मैदान को बांगर कहते हैं। मतलब आप सीधा सा समझिए कि पहले जहां नदियों का बाढ़ का पानी पहुंच जाया करता था, लेकिन अब वहां पर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से वो पाट कर ऊंचा कर दिया गया। तो उसी पाट कर ऊंचे किए हुए स्थान को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जो बांगर क्षेत्र है यहाँ पर कंकड़ युक्त मृदा पाई जाती है, इस कारण से यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन तकनीकी व मानवीय श्रम से यहाँ पर कृषि की जा सकती है।
इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि ये जो बांगर वाला क्षेत्र है ये उत्तर भारत के मैदान का सबसे विशाल भाग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो वह है बांगर वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो भूमिगत जल है वो अधिक गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, और बांगर के संबंध में आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, एक है रेह व कल्लर और दूसरा है भूण। तो ऐसा समझिएगा कि जो बांगर मिट्टी होती है जब उसकी अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो उसके ऊपर जो क्षारीय लवण की परत बन जाती है उसको बोलते हैं रेह व कल्लर, और इससे ही सोरा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा है भूण। तो भूण जो होता है वो जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी जब अपरदित व अपक्षयित होकर नष्ट हो जाती है तो जो बची हुई कंकड़ीली मिट्टी होती है उसको भूण कहते हैं। तो बांगर के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खादर की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो खादर होता है वो नया जलोढ़ मैदान होता है। यहाँ पर जो बाढ़ का जल है वो आसानी से पहुँच जाता है, मतलब अभी भी जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ पर अब बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बांगर यानी पुराना जलोढ़ मैदान। साथ ही मैं आपको बता दूं जो खादर होता है तो खादर वाला क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। खादर वाले क्षेत्र में चावल, गेहूं, जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो आपको खादर के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा की। तो जो डेल्टा होता है ये नदी के मुहाने में स्थित होता है। इसमें पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ व दलदली क्षेत्र सम्मिलित होता है। दलदली क्षेत्र मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें तराई क्षेत्र भी सम्मिलित होता है, क्योंकि जो तराई क्षेत्र होता है वो नमी युक्त व दलदली होता है। तो याद रखिएगा कि डेल्टा में पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ व दलदली क्षेत्र सम्मिलित होता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और साथ ही साथ डेल्टा के संबंध में आप ये याद रखिएगा कि जो डेल्टा की उच्च भूमि होती है उसको चार कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था उसके संबंध में जो भौतिक संरचना के आधार पर उसका विभाजन था उसको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान जिसमें उच्च गंगा, मध्य गंगा व निम्न गंगा का मैदान शामिल है, और चौथा है ब्रह्मपुत्र यानी असम का मैदान। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको चार भागों में पढ़ा जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के मैदान की। तो इसका विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान से दक्षिण में गुजरात के मैदान तक पाया जाता है। मुख्य रूप से यह मैदान राजस्थान में स्थित है और 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान बांगर व थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर वर्षा का अवलोकन व अध्ययन करके ये माना गया है कि इस रेखा के पास भारत में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये राजस्थान बांगर व थार मरुस्थल को एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान मैदान की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जिसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो नमकीन है, और यह एक अंतःस्थलीय नदी है क्योंकि यह नदी ना तो किसी नदी में जाकर मिलती है और ना ही समुद्र में जाकर मिलती है, बल्कि यह स्थल में ही समा जाती है। इस कारण से इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। राजस्थान जो मैदान है इसकी उर्वरक जो भूमि है उसको रोही कहा जाता है, और यहाँ पर कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। इसके अलावा आपको राजस्थान मैदान के संबंध में ये याद रखना है कि जो राजस्थान का मैदान है इसका एक बड़ा भाग बलुका स्तूप से ढका हुआ है। यहाँ पर रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। बरखान मतलब अर्धचंद्राकार बलुका स्तूप जो होते हैं उनको बरखान बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बलुका स्तूप से ढका हुआ है। और राजस्थान मैदान में स्थित जो सांबर झील है वो बालसन झील का अच्छा उदाहरण है।
सांभर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, जबकि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। और याद रखिएगा कि भारत का पहला नमक म्यूजियम भी सांभर झील में ही खोला गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला नमक म्यूजियम कहाँ खोला गया है, तो याद रखिएगा सांभर झील में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सांभर झील है वो बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है। तो बालसन झील समझने से पहले आपको प्लाया झील समझना पड़ेगा। तो प्लाया झील को आप ऐसा समझिए कि जब वर्षा का पानी उच्च भूमि के बीच में, उच्च भूमि मतलब बालुका स्तूप के बीच में जब इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार की जो बनी हुई झीलें होती हैं उनको प्लाया झील कहते हैं। यह जो प्लाया झीलें होती हैं यह अस्थायी झीलें हैं, जैसे डिडवाना झील हो गया, कुचामन झील हो गया। ये झीलें कौन सी हैं, ये सब की सब प्लाया झील हैं। लेकिन इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि उच्च भूमि के बीच में जब वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के बाद जब सूख जाए तभी वो प्लाया झील कहलाएगी। लेकिन अगर उस झील का पानी जो उच्च भूमि के बीच में इकट्ठा हुआ है वो वर्ष भर नहीं सूखता है, फिर से बारिश होती है, फिर से उसमें पानी और भर जाता है, लेकिन वो सूखता कभी नहीं है। तो अगर कभी नहीं सूखेगा, स्थायी झील बन जाएगी, तो ऐसी झील को बोलेंगे बालसन झील। लेकिन उच्च भूमि के बीच में जो पानी भरा हुआ है अगर वो सूख जाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो उसको बोलेंगे प्लाया झील। सूखे तो प्लाया झील, नहीं सूखे तो बालसन झील। लेकिन अगर प्लाया झील सूख गई तो वहाँ पर जो मैदान बनेगा तो उसको बोलेंगे बालसन मैदान। ठीक है, प्लाया झील के सूखने के बाद जो मैदान बनेगा उसको बालसन मैदान बोलेंगे, और उसमें जो खेती की जाएगी उसको बोलते हैं खड़ीन खेती। और याद रखिएगा कि प्लाया झील सूखने से पहले वहाँ पर दलदली क्षेत्र बनेगा, तो उस दलदली क्षेत्र को रन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें प्लाया झील और बालसन झील के संबंध में याद रखनी है। और आप ये भी याद रखिएगा कि अधिक नमक वाली जो प्लाया झील होती है उसको सैलिनास कहते हैं, और जो प्लाया है उसको अरब के रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा कहते हैं, और सहारा के रेगिस्तान में उसको सिट कहते हैं। तो आपको मुख्य रूप से 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि अगर जो पानी है सूख गया तो प्लाया है, और अगर नहीं सूखा पूरा वर्ष भर बना रहा तो कौन सी झील होगी, बालसन झील होगी। और अगर प्लाया झील सूख गई है तो वहाँ पर मैदान बन गया तो वो बालसन मैदान है, और बालसन मैदान में की गई खेती खड़ीन खेती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से लिख कर रिविज़न भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको राजस्थान के मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान की। तो यह जो मैदान है यह सिंधु तथा इनकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज द्वारा निर्मित मैदान है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में रावी, ब्यास व सतलज का मैदान ही स्थित है। 2 नदियों के बीच के जो मैदान होते हैं उसको दोआब कहते हैं। ऐसे कई सारे दोआब हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु सागर दोआब जो कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र होता है। दूसरा है चौज दोआब जो कि झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र है। तीसरा है रचना दोआब जो कि चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र है। चौथा है बारी दोआब जो कि रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र है। और पांचवा है बिष्ट दोआब जो कि ब्यास और सतलज के बीच का एक क्षेत्र है। यहाँ पर बारी और जो बिष्ट हैं ये भारत में पाए जाते हैं, जबकि जो रचना है इसका कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आंशिक रूप से ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बारी और बिष्ट जो दोआब हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा के मैदान के संबंध में आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की जो बांगर भूमि है उसको बैडलैंड व अनुर्वर भूमि भी कहते हैं, और पंजाब के पर्वतपदी मैदानों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित जो भूमि है उसको चास या फिर चोस कहते हैं। और इस प्रकार के जो चोस है ना वो होशियारपुर ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा के मैदान के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गंगा के मैदान की। तो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश और असम की सीमा तक 1400 किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। जो गंगा का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है।
जो मध्य गंगा का मैदान है वो 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से फरक्का बैरेज तक है, और फरक्का बैरेज से बंगाल की खाड़ी तक निम्न गंगा का मैदान माना जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश निम्न गंगा के मैदान में होती है, उससे कम बारिश मध्य गंगा के मैदान में होती है, और उससे भी कम बारिश ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा निम्न गंगा, उससे कम मध्य गंगा, और उससे भी कम ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। और याद रखिएगा कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है यहाँ पर बांगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खादर सबसे कम पाया जाता है, और जो निम्न गंगा का मैदान है यहाँ पर खादर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बांगर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन मैदानों के बीच में, मतलब गंगा के जो मैदान हैं इनके बीच कौन कौन से दो आप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऊपरी गंगा के मैदानों के दो आप की। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के दो आप को बोलते हैं गंगा और यमुना का दो आप। रामगंगा और गोमती नदी के बीच के दो आप को बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान। गोमती नदी और घाघरा के बीच के दो आपको बोलते हैं अवध का मैदान। ठीक है, तो ऊपरी गंगा के मैदान के संबंध में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य गंगा के मैदान की। तो घाघरा प्लस गंडक के दो आपको बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच के दो आपको बोलते हैं सारण का मैदान। कोसी और महानंदा नदी के बीच के दो आपको बोलते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। और सोन के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं मगध का मैदान। ठीक है, तो आपको मध्य गंगा के मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। और याद रखिएगा कि मध्य गंगा के मैदान में जो गोखुर झील है ये अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये विसर्प रूप में बहती हैं। ठीक है, अब बचता है निम्न गंगा का मैदान। तो इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो निम्न गंगा के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा के मैदान के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसको असम का मैदान भी बोलते हैं। यह ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा मुख्यतः असम राज्य में निर्मित किया गया है। यह सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसका यहाँ पर होता है। यानी चावल और पटसन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदान के संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं ये कई सारे द्वीपों का निर्माण करती हैं। मतलब यहाँ पर कई सारे नदी द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक फेमस नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। आपने सुना भी होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको एक एक करके देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर किसी भी इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।